अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। कैसा था आपका पिछले बार का सबक? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सबक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अली और ज़हीरा, दो भाई बहन की जो कहानी हमने पढ़े, माशाल्लाह उनके आपस का जो प्यार है, एक भाई बहन का जो प्यार है, हमने उस सबक में देखा और बहुत कुछ सीखा हमने उस सबक से। तो आज हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और आज हम इस यूनिट की जो नज़म है, खोप्या मधी खोपा, ये वाली नज़म आज हम इंशाल्लाह पूरी करेंगे। तो खोप्या मधी खोपा ये जो नज़म है, ये बहिनाबाई चौधरी की लिखी हुई नज़म है। इस नज़म में जो शायरा हैं, इन्होंने इंसान को एक छोटे से परिंदे के साथ कंपेयर किया है। मतलब बताया गया हम इस नज़म में कि ये जो छोटे जो परिंदे होते हैं वो दिखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनका जो काम है, उनके जो बोलते हैं ना, जो मेहनत है, वो इंसानों से कई गुना ज़्यादा है। बहुत सारी पॉजिटिवनेस होती है इन बर्ड्स में, जैसे कि ये कभी हिम्मत नहीं हारते। ये अपने घरौंदे या अपने घर इतने खूबसूरत तरीके से बनाते हैं जिसको हम देखते रह जाए। कुदरत जो चीज़ है, अल्लाह ताला ने जो कुदरत बनाई है, वाकई में उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो इस नज़म में हम नेचर, इंसान, परिंदे, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, हम नेचर से हमें कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। नेचर से हम जितना ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे उतना हमारा माइंड जो है ना वो एकदम फ्रेश रहता है। अगर हम अपने घर में रहते हैं, हमारे घर के सामने अगर नेचर है, नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, गार्डन है, खुली जगह है, तो दिन जो शुरुआत का जो दिन होता है सुबह का, वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुज़रता है। माशाल्लाह मेरे घर के सामने जो है, विंडो के सामने खुली जगह है, पेड़ पौधे हैं। सुबह उठो तो परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें सुनाई देती है और माशाल्लाह इतने अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है कि दिल करता है बस उनकी आवाज़ों को सुनते रहूं। तो अल्लाह ताला ने ऐसे बहुत सारे परिंदे बनाए। अभी भी देखो, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन माशाल्लाह सामने पेड़ के ऊपर इतनी खूबसूरत आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। सुबह का वक्त है, तो सुबह अगर हम जल्दी उठे तो हम कुदरत से बहुत कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन आज ऐसा हो गया मामला कि इन सब चीज़ों से हम काफ़ी दूर हो गए हैं। बहुत सारी उसकी वजूहत है, जैसे कि हमारा बिज़ी होना। दूसरी बात, हमारा जो इंटरेस्ट है ना, वो अब इन चीज़ों से हट गया है। आज हमारा इंटरेस्ट जो है मोबाइल फ़ोन, टीवी, इन सब चीज़ों में ज़्यादा लग गया है। तो बहरहाल जो आज हम नज़म में पढ़ेंगे, खोप्या मदी खोपा। अब खोप्या मदी खोपा का मतलब क्या होता है? खोपा क्या होता है? देखो, खोपा इस परिंदे के घर को कहा गया है। और खोपा का अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूँ तो मैं आपको समझा दूँ। इंग्लिश में हम कहते हैं ना, होलो पार्ट, यानी खाली जगह। फॉर एग्ज़ाम्पल, नारियल के अंदर का आप खोबरा निकाल दो तो एक हॉलो स्पेस बचेगा, है ना, एक गड्ढे, मतलब एक खाली जगह बचेंगी। नारियल आप देखे हो ना, तो नारियल के अंदर खोबरा निकालने के बाद जो खाली स्पेस होता है ना, उसको मराठी में कहते हैं खोपा। खोप्या मधी खोपा।
यानी इस नज़म में शायरा ने बताया कि जो इस परिंदे का जो घर है वो एक खोपा है, खोपे की तरह और किस तरह परिंदा अपना घर बनाता है ना। इन सब बातों को इस नज़म में बयान किया है। जो शायरा है वो बहनाबाई चौधरी है। पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। सेकेंड पैराग्राफ जो है परिचय का, ध्यान दीजिए सब। प्रस्तुत कवितेत दी गई नज़म में कवित्री ने, शायरा ने सुगरण पक्षी व माणूस, सुगरण पक्षी परिंदे का नाम है, सुगरण परिंदा, मैं आपको बाद में उसका डिटेल दूंगा, व माणूस और इंसान यांची तुलना करून, इनको कंपेअर करके सुगरण पक्ष्यामध्ये असणाऱ्या, सुगरण परिंदे में रहने वाले सृजनशीलतेचे वर्णन केले आहे। सृजनशीलता, सृजनशीलता मतलब क्रिएटिविटी, यानी इस परिंदे के अंदर क्या क्रिएटिविटी है उसको वर्णन किया है, उसको बयान किया है। सुगरण पक्षाप्रमाणे और इस परिंदे के हिसाब से, इस परिंदे की तरह माणसाने, इंसान को आपल्या निसर्गदत्त देणगीचा, निसर्गदत्त देणगीचा, निसर्गदत्त यानी कुदरत, देणगी मतलब जो कुदरत ने हमें दिया है, देणगी मतलब तोहफ़ा है ना, तो कुदरत का दिया हुआ तोहफ़ा उपयोग करून, इस्तेमाल करके सौंदर्य दृष्टीने नवनिर्मिती करावी। सौंदर्य दृष्टीने मतलब बहुत ही खूबसूरत तरीके से नवनिर्मिती करावी, नई चीज़ें बनानी चाहिए, ऐसा संदेश दिला है, ऐसा मैसेज दिया इस नज़म में। तो इस नज़म में हमें क्या मैसेज है कि सुगरण पक्षी की तरह, जिस तरह से सुगरण पक्षी कुदरत की दी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करके अपना एक खूबसूरत खोपा, अपना एक खूबसूरत घर बनाता है, उसके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, तो उसी परिंदे की तरह इंसान को भी कुदरत का इस्तेमाल करके, उसके दिए हुए तोहफे का इस्तेमाल करके हमें नई नई चीज़ें बनानी चाहिए, ऐसा मैसेज, ऐसा संदेश इस नज़म में दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग ये जो नज़म है, ये नज़म में पढ़कर इसका पहले मीनिंग लिखा दूंगा, फिर उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आप देख सकते हो पिक्चर में, वहाँ पे सुगरण पक्षी बना हुआ है। ये जो परिंदा है इसको कहते हैं सुगरण पक्षी, जो अपना घर बना रहा है। और देखो वो घर आप देखोगे ना तो नारियल की शक्ल का लग रहा है ना, मतलब जो गोल हिस्सा है उसको कहते हैं खोपा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नज़म की मीनिंग देखते हैं। अरे खोप्यामध्ये खोपा, सुगरणीचा चांगला, सुगरणीचा, सुगरण परिंदे का, चांगला, खूबसूरत, मीनिंग पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, चांगला, खूबसूरत। देखा पिलासाठी तिनं, देखा मतलब देखो, मीनिंग पे ध्यान दो। पिलासाठी तिनं, पिलासाठी मतलब अपने छोटे बच्चों के लिए, पिलासाठी मतलब अपने छोटे बच्चों के लिए, तिनं इसने, झोका झाडाले टांगला, झोका, झोका मतलब झूला, झाडाले टांगला, झाडाले पेड़ पर, झाडाले मतलब पेड़ पर, टांगला, टांगला मतलब टंगाया, मतलब टांग देना, जैसे हम कपड़े टांगते हैं, ठीक है। पिलं निजले खोप्यात, पिलं छोटे बच्चे ना, उसके छोटे बच्चे,
निजले खोप्यात, निजले सो रहे हैं, निजले मतलब सो रहे हैं, मीनिंग लिखो। खोप्यात अपने घर में, जैसा मैंने आपको बताया ना, इस घर को कहा गया है खोपा। जसा जैसे, झूलता बंगला, झूलता हुआ बंगला, बंगला मतलब बंगला घर है ना, बड़ा बंगला। तीचा पिलामधी जीव, तीचा मतलब इस परिंदे का, सुगरण का, तीचा मतलब सुगरण का। पिलामधी जीव, पिलामधी अपने बच्चों में, जीव, जीव का यहाँ पे मतलब है जैसा जान है ना, जीव का मतलब होता है जान, ध्यान। तीसरा पिलामध्ये जीव मतलब उसका पूरी जो जान है अपने बच्चों में है, हर माँ की जान अपने बच्चों में होती है। जीव झाड़ाले टांगला, अब देखो खोपा को जीव कहा गया है, जीव मतलब मैंने बताया ना जिंदगी, जान। झाड़ाले टांगला मतलब पेड़ को लटका दिया। खोपा इनला इनला, इनला इनला, इनला मतलब बुनना, ऐसा कोई चीज़ हम बुनते हैं ना, जैसे कपड़े बुनते हैं, तो इनने मतलब बुनना। मीनिंग लिखो, मैं काफ़ी वक्त भी दे रहा हूँ आपको, रुक रुक के पढ़ा रहा हूँ। जसा गिलक्याचा कोसा, देखो जसा मतलब जैसे, मतलब इस खोपा को अब शायरा ने कंपेयर किया है, किससे कंपेयर किया है? गिलक्याचा कोसा। अब गिलक्याचा कोसा क्या है पहले समझते हैं हम। गिलक्याचा कोसा मध्य प्रदेश में है ना, मतलब मध्य प्रदेश में जो चिकनी सुपारी होती है, चिकनी सुपारी मिलती है, उसको बॉईल किया जाता है, उसको रंग देने, कलर वगैरह देने। तो उस वक्त चिकनाहट की वजह से ना रेशम की तरह गोल जो बनते जाता है रेशम, उसको कहते हैं गिलक्याचा कोसा। मतलब कह सकते हैं रेशम, रेशम देखो आप देखे होगे, रेशम का जो कीड़ा होता है ना, देखो कहीं ना कहीं वैसा थोड़ा दिख रहा है, वो रेशम का जो कीड़ा होता है ना, देखो रेशम का कीड़ा गोल 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 रेशम बनाता है अपने चारों तरफ। तो अब अगर इस घर को देखोगे तो रेशम के कीड़े की तरह ही वो घर दिखेगा, जिस तरह से वो अपना रेशम बुनता है। तो उस रेशम को कहा जाता है गिलक्याचा कोसा। और भी मैंने एक मीनिंग बताया कि वो सुपारी के ऊपर जो चिकनाहट की वजह से जो बनता है उसको भी कहते हैं। फ़िलहाल आप इसमें ये याद रखो, रेशम है ना, रेशम की जो बनावट है उसको कहते हैं गिलक्याचा कोसा। वैसे इसकी शक्ल दिखाई दे रही है उस घर की, जैसा लग रहा है कि रेशम चारों तरफ बुना हुआ है। उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इतना आसान नहीं है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है पोएम। चलिए आगे देखते हैं हम। पाखराची कारागिरी, पाखराची, पाखराची मतलब परिंदे की। कारागिरी, कारागिरी मतलब मेहनत। ये जो परिंदे की मेहनत है, इसका जो काम है, ज़रा देख रे मानसा, ज़रा देख रे मानसा, ज़रा देख इंसान, मानसा मतलब इंसान। मैं एक्सप्लेन आगे करूँगा, मैं सिर्फ अभी मीनिंग लिखा रहा हूँ आपको। तीची उलूशीच चोच, तीची मतलब इस परिंदे की, उलूशीच, उलूशीच मतलब छोटी सी, एकदम छोटी सी। ये परिंदा देखो आप पिक्चर में भी देख सकते हो ना, इतना छोटा है, इसकी चोंच देखो आप, इसकी चोंच देखो कितनी सी है, कितनी छोटी है। ठीक है, तिची उलूसीच चोच, तेच दात, तेच होठ, तेच दात, इसकी जो छोटी सी जो चोंच है
तेज़ दाँत, वही इसके दाँत, वही इसके लिए इसके दाँत। तेज होठ, वही इसके ओठ, लिप्स, वही टीथ है, वही लिप्स है। मतलब ये जो चोंच है यही इसके दाँत, यही इसके ओठ, यही इसके हाथ। तुले देले ले देवाने, तुले मतलब इंसान तुझे, तुले मतलब लिखो इंसान तुझे। देले रे, दिया है। देवान, खुदा ने। दोन हाथ 10 बोट, 2 हाथ 10 उंगलियां, 2 हाथ 10 उंगलियां। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, है ना। 2-2 लाइन करके देखते हैं हम। ध्यान दीजिएगा आप, इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आएगी आपको नज़म। अरे खोप्यामध्ये खोपा, सुगरणीचा चांगला। शायरा यहाँ पे कहती है खोप्यामध्ये खोपा, सुगरणीचा चांगला। सुगरण जो परिंदा है उसका घर देखो कितना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत घर। कभी आपने इन रियलिटी में भी ये घर देखा होगा? तो मुझे याद है हम जब स्कूल में थे तो हमें भी कुछ ये नज़म थी बहुत पहले। पोर्शन बाद में बहुत चेंज हो गया। तो उस वक्त मुझे याद है कि कुछ मैं पहली या दूसरी में था, तो ये पूरी नज़म तो नहीं थी, बस इसका कुछ हिस्सा था। या तो ऐसा याद आ रहा है कि कुछ मिस ने हमें पढ़ाया था मिसाल देने के लिए नज़म की कुछ लाइन, तो उन्होंने हमें रियल में ये घर लाके बताया था। मतलब खाली था। कैसा होता है, ये परिंदे घर बनाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से उड़कर चले जाते हैं, तो वो खाली घर जो था ना, वो हमारे मिस ने हमको लाके बताया था। इन रियलिटी गांव वगैरह में मिलेगा अभी तो बहुत मुश्किल है। तो ये वाकई में इसकी जो बनावट, जब हमने इसको हाथ में लेके देखा तो सही बात है कि बहुत खूबसूरत घर है ये। और हम इंसान चाह कर भी अपने हाथों से ऐसा घर नहीं बना सकते। अगर हमें कोई इतनी सारी लकड़ियाँ वगैरह ला के देगा और बोलेगा ये सुगरण की तरह घर बनाओ, तो इम्पॉसिबल है हमारे। तो अल्लाह ताला ने इनको एक हुनर दिया है। अल्लाह ताला की कुदरत है ये। परिंदे, आप चिड़िया का घर देख लो ना, नहीं बना सकते हम। कोई भी परिंदे का आप घर देखो, अल्लाह ने हमें हाथ दिए लेकिन हम उसका इस्तेमाल करके नहीं बना सकते। ये तो बेचारे अपनी चोंच से बनाते। सोचो अल्लाह ने कितना बड़ा इनको हुनर दिया। अल्लाह की कुदरत अल्लाह ही जानता है बेहतर। अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है वो बहुत खूबसूरत है, तरीक़ा बहुत खूबसूरत है अल्लाह का। तो बहरहाल ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जिसको हम देखकर उसको हम कॉपी नहीं कर सकते। उसमें से ये एक सुगरण परिंदे का घर है। अरे खोप्यामध्ये खोपा, सुगरणीचा चांगला। कितना खूबसूरत घर है। देखा पिलासाठी तिनं, झोका झाडाले टांगला। शायरा कहती है देखा पिलासाठी तिनं, देखो उसने अपने छोटे बच्चों के लिए झोका झाडाले टांगला। ऐसा लग रहा है कि मानो उसने अपने बच्चों के लिए एक झूला ही पेड़ पर टांग दिया है। क्यों सुगरण के इस खोपे को, इस घर को झूला कहा है? क्योंकि जब हवा चलती है ना, तो ये घर जो है ना वो धीरे धीरे ऐसा हिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो वो जो हवा से हिलता है तो इसलिए कहा गया है कि जैसे कि समझो इसने अपने बच्चों के लिए एक झूला ही टांग दिया है। अगर बच्चे अंदर रहेंगे तो हवा चलेंगे तो उनको एक झूला भी मिलेगा। तो ये झूले की तरह इसको टांग दिया गया है। अगर आप इसकी बनावट देखोगे, देखो ऊपर से पूरा पैक है। देखो झाड़ पे कैसे कनेक्ट किया हुआ है इसको, माशाल्लाह। और आप नीचे देखोगे बॉटल नुमा है, उल्टी बॉटल रखी हुई है। ऐसा लग रहा है कि बॉटल उल्टी रखी हुई है। और देखो इसके नीचे से जो हिस्सा है वो खुला है। तो ये जो परिंदा है उसके नीचे से अंदर जाता है, फिर साइड का जो भाग है इसका
जो गोल हिस्सा है वहाँ पे उसके अंडे बच्चे होते हैं। और आपको पता है कि ये ऐसा क्यों बना हुआ है उल्टा? क्योंकि बारिश का पानी अंदर ना जाए। अगर ऊपर से खुला होता तो बारिश का पानी अंदर जाके जमा हो जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखो अल्लाह ने इनको कितना दिमाग दिया है, अल्लाह की कुदरत है ये, कि नीचे से खुला है तो बारिश का पानी जाने का सवाल पैदा नहीं होता है ना, और इसमें पानी नहीं रुकता, बाहर के बाहर निकल जाता है, फिसल जाता है। तो इस घर को देखकर शायरा कहती है, ऐसा लगता है कि मानो इसने पेड़ पर एक झूला टांग दिया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको पहली 4 लाइन समझ में आई। आगे बढ़ते हम। पिलं निजले खोप्यात, जसा झूलता बंगला। पिल्लं, पिल्लं मतलब इस पक्षी के, इस परिंदे के छोटे जो बच्चे होते हैं उसको कहते हैं पिल्लं। कुत्ते के पिल्ले नहीं है, हाँ, नहीं तो आप बोलोगे कुत्ते के पिल्ले, तो पिल्ले हम वर्ड यूज़ करते हैं कुत्ते के बच्चों के लिए, बट पिल्लं, पिल्लं मतलब छोटे बच्चे। पिल्लं निजले खोप्यात, निजले मतलब सो रहे हैं, तो इसके जो बच्चे वो खोपे में सो रहे हैं। जैसा झूलता बंगला, मानो इनके लिए एक झूलता हुआ घर है ये। मतलब ये परिंदों के बच्चों के लिए तो एक खेलने के लिए मिल गया है। मतलब दिन रात वो झूलते हुए बंगले में रह रहे, सो रहे। जैसा बच्चों को देखो थोड़ा सा झुला दो तो बच्चों को नींद लगती है, तो ये झूलता हुआ घर है, सुकून से सोते हैं। तिचा पिलामधी जीव, जीव झाडाले टांगला। तिचा पिलामधी जीव, अब ये जो परिंदा है, ये जो परिंदा है ना, इसका जो ध्यान है, इसकी जो ज़िंदगी वो अपने बच्चों में है। देखो हर माँ जो होती है ना, उसकी जो जान होती है वो अपने छोटे बच्चों में होती है, फिर वो इंसान हो, जानवर हो या परिंदे हो। आप मुर्गी को देख लो, मुर्गी कितनी, मतलब हमारे सामने तो एक नाजुक ही है ना, वो छोटी सी, छोटा सा एक जानवर है। मतलब अब मुर्गी को आप देखोगे तो ऐसे तो वो नॉर्मल दिखती है, लेकिन देखो जब वो अपने छोटे बच्चों के साथ, अपने पिल्लों के साथ जब घूमती रहती है, तो वो छोटी मुर्गी किसी बड़े डायनासोर से कम नहीं होती। आपको आजमाना तो आजमा के देख लो, कोई मुर्गी अपने बच्चों के साथ घूम रही है, आप खाली उसके बच्चे को पकड़ने की कोशिश करो, फिर उसका तुम्हारे ऊपर जो अटैक होगा ना, तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कि तुम डायनासोर के ज़माने में चले गए और डायनासोर तुम्हारे ऊपर जंप कर रहा है, और हम जो भागेंगे वहाँ से। उसी तरह से जानवर के बच्चे, कुत्ते के बच्चे, है ना, तो हर एक जानवर इंसान की तरह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। हमारी माँ हमसे बहुत प्यार करती है। अभी तो दिन रात आपका माशाल्लाह घर में गुजर रहा है, अभी तो आप राजाओं की ज़िंदगी गुजार रहे हो। लेक्चर आता है, वीडियो मस्त ले, मोबाइल हाथ में लेकर सोफ़े में आराम से लेटकर, पलंग पे लेटकर, कुर्सी पे बैठकर, है ना, साइड में खाने पीने का सामान, चिप्स, शरबत, जूस, ये वो रख कर मस्त एकदम एंजॉय कर रहे लेक्चर आप। और अम्मी को ले ऑर्डर पे ऑर्डर, आज अम्मी ये बनाओ वो बनाओ। और माशाल्लाह हमारी जो माँ है वो हमारे पीछे बहुत मेहनत करती है। देखो इस लॉकडाउन में जेंट्स लोग को तो बहुत सुकून मिल गया है काम काज से, वो बात अलग है कि तकलीफ़ तो हो रही है, लेकिन जो औरतें, उनको ज़रा भी सुकून नहीं मिला। उनका काम तो और डबल हो गया, उनका काम तो और बढ़ गया है। तो माशाल्लाह हमारी माँ बहनें हमारे लिए दिन रात मेहनत करती है। अल्लाह इन्हें अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। अल्लाह से यही दुआ है हमारी कि हमारी माँ बहनों को और ताकत दे और हिम्मत दे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको कह रहा था कि जिस तरह से इस जो परिंदे का जो ध्यान है, उसकी जो जान है,
उन बच्चों में है। तिचा पिलामध्ये जीव, उसका पूरा ध्यान पूरी जान अपने बच्चों में है। जीव झाड़ाले टांगला, ऐसा लग रहा है कि मानो उसने अपनी ज़िंदगी को पेड़ पे टांग दिया हो। तो ये घर उसके लिए उसकी ज़िंदगी है, तो उसने उस अपने घर को ही पेड़ पे टांग दिया, और वो घर उसके लिए सब कुछ है। तो इस तरह से वो उसकी देखभाल करता है अपने घर की, क्योंकि उसके अंदर उसके बच्चे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। खोपा इनला इनला, इनला का मैंने आपको बताया मतलब बुनना। जैसा गिलक्याचा कोसा, तो इस खोपे को उस परिंदे ने इस तरह से बुना है। जैसा मैंने आपको बताया गिलक्याचा कोसा, 2 मीनिंग बताया मैंने आपको। सुपारी को कलर वगैरह करते वक्त उसके ऊपर जो रेशम जैसा जो बनता है चिकनाहट, और सबसे बेहतर आप ये याद रखो कि जो रेशम का जो बुनना होता है कीड़े का, तो उस तरह से ये खोपे को ये परिंदा बुनता है, और वो दिखता है गिलक्याचा कोसा की तरह, मतलब एक बुने हुए रेशम की तरह। तो ये जो खोपा है, ये जो घर है, ये परिंदा इस तरह से बुनता है मानो उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी रेशम को बुना हुआ जाल है, रेशम का बुना हुआ जाला है। ठीक है। पाखराची कारागिरी जरा देख रे मानसा, इस परिंदे का काम, इस परिंदे की जो कारागिरी है, इसकी जो हम कह सकते हैं ना, इसकी जो स्टाइल है घर बनाने की, ज़रा देख रे मानसा, इंसान देख और कुछ सीख कि ये छोटी सी जान कितने बड़े काम करती है। ये घर का स्ट्रक्चर देखो आप, मैं आपको अभी भी बताया ना थोड़ी देर पहले, ये घर का स्ट्रक्चर आप देखो, आप कभी अपने हाथों से नहीं बना पाओगे। तो इंसान इससे ये सीखे कि कोई भी चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है, और हमें हार नहीं मानना है, हमें काम करते रहना है। इन परिंदों का जब घर टूट जाता है ना हवा से, वो फिर बनाते, फिर टूट गया फिर बनाते, वो जब तक बनाते तब तक घर पूरा नहीं होता। लेकिन हम इंसान बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। पाखराची कारागिरी ज़रा देख रे मानसा, और इस परिंदे की ये कारागिरी है, बहुत बड़ा काम है, इंसान देख और सीख। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं इसका। तिची उडुशी चोच, तेज दांत तेज होठ। शायरा कह रही है कि इसके आप चोच देखोगे तो बहुत छोटी सी है, वही उसके दांत है, वही उसके लिए ओठ है, मतलब वही उसके दांत, वही उसके होठ, और हाँ वही उसके हाथ भी है। परिंदे जो होते हैं वो अपनी चोंच से ही अपना घर बनाते हैं, है ना, आपको तो पता ही है। तो परिंदे इतनी मेहनत करते हैं, अल्लाह ने उनको हुनर दिया है कि वो चोंच का इस्तेमाल करके अपने घर को बुनते हैं। तो ये दांत है उनके, यही ओठ है, यही उनके हाथ है, यही सब कुछ है। तुझे दिले रे देवा न 2 हाथ 10 बोट, लेकिन तुझे इंसान, तुझे तो खुदा ने 2 हाथ और 10 उंगलियां दी है, फिर भी हम हार मान जाते हैं, फिर भी हम अपने कामों को अधूरा छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा, और हम उसे आधा छोड़ देते हैं। तो हमें इस छोटे से परिंदे से ये सीखना है कि हमें हिम्मत नहीं हारना है, पहली चीज़। और दूसरी बात, हर इनकम्प्लीट वर्क को हमें कंप्लीट करना है, भले कुछ भी हो जाए, हिम्मत नहीं हारना। तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हो, आपसे वो आंसर याद नहीं हो रहा है, आप हिम्मत हारते हो, छोड़ देते हो। नहीं, आप फिर मेहनत करो, लिख के याद करो। मैथ्स का सम नहीं समझ रहे, आप लिखो, 2-2 बार लिखो, 3-3 बार लिखो, लेकिन हिम्मत मत हारो। कोई भी काम में हमें हिम्मत नहीं हारना है। अगर हिम्मत हार गए तो ज़िंदगी ख़त्म। हिम्मत जब भी हारो तो इस परिंदे की मेहनत को याद करो कि परिंदा वो काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो ज़िंदगी में दोस्तों, स्टूडेंट्स, कभी भी अपनी हिम्मत मत हारना, मेहनत करते रहो। मेहनत करने वालों के अल्लाह हमेशा साथ होता है, तो आपका भी काम इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये नज़म आपको पूरी बहुत अच्छे से समझ में आई है। तो इस नज़म में
परिंदे की मिसाल देकर मुसन्निफ़ा ने खोपे के ज़रिए हमें बहुत सारी चीज़ें समझाई है। अगर हम इसके शब्दार्थ में भी देखें ना, तो खोपा का मैंने बताया ना, सुगरण पक्षाचे घर, एक परिंदे का घर। और अच्छा, यहाँ पर कोसा का मतलब देखो क्या बताया कि दोड़का घोसाळे। दोड़का घोसाळे एक सब्जी है। वेलींवरच्या भाज्यांची फळं बियांसाठी टांगली ठेवून जातात। तो इन सब्जियों के जो फल जो है ना, वो बीजों के लिए टंगा देते हैं। सूखल्यानंतर वरचे टलफन गळून खाली पड़ते। सूखने के बाद क्या होता है, इन बीज के ऊपर का जो छिलका है वो गिर जाता है और टरफलाच्या आतील तंतूचा सांगाडा तसाच राहतो। और अंदर देखेंगे ना हम, तो तंतूचा सांगाडा मतलब ये जो खोपा बना हुआ है ना, रेशे 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 वाला जाला दिखता है, इसको कोसा कहते हैं। तो ये भी है इसका मतलब कोसे का। तो वो कोसा जो है ना, वो दिखता है सुगरण के घर की तरह एग्जैक्टली। तो मैंने जो अब 3 एग्जाम्पल हो गए, पहला मैंने बताया, दूसरा फिर रेशम का बताया, तीसरा ये। तो दोड़का और घोसाळे जो सब्ज़ी है उसके बीज को टांग देते हैं लोग, इसके फलों को टांग देते ताकि उससे बीज मिले। भाजी को टांग देते उससे बीज मिले, फिर वो ऊपर का जो छिलका निकल जाता है, फिर अंदर का जो हिस्सा बचता है वो खोपे की तरह दिखता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, 3 एग्जाम्पल, तीनों राइट है। ओके, थोड़ी इसकी कृति देख लेते हम लोग। फ़र्क स्पष्ट करा, मैं आपको फ़र्क बताना है सुगरण और मानुस, इंसान और उस परिंदे के बीच में। कोशिश कीजिए आप, है ना, आंसर ढूंढने की। मैं बताऊंगा लेकिन फिर क्या मतलब, आप ढूंढोगे नहीं, तो आप कोशिश करो। आकृती पूर्ण करा मैं। सुगरणीच्या खोप्याला कवित्रीने दिलेली उपमा। सुगरण के परिंदे को शायरा ने कौन से 2 मिसालें दी। उपमा मतलब मिसाल। दोनों मिसाल इस नज़म में दी हुई है, आप ढूंढ के लिखो। दूसरा, सुगरणीकडून माणसाने घ्यायचे गुण। इस परिंदे से इंसान को कौन सी 2-3 खूबियाँ लेनी है। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हम। पिलं हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। ऐसा सवाल बनाओ जिसका जवाब हमें पिल्लं के रूप में मिले। ठीक है, ऐसा सवाल बनाओ जिसका आंसर हमें क्या मिले, पिल्लं। कवितेतील यमक जुळवणारे। यमक मतलब लाइक इंग्लिश में होता है ना राइमिंग वर्ड, तो राइमिंग कहेंगे इसको। तो ऐसे हमको नज़म में से आपको वर्ड ढूंढने हैं। जैसा देखो, यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ मैं, चांगला। चांगला का सेकेंड लाइन देखो, चांगला लास्ट वर्ड। 4th लाइन में देखो, टांगला। समझे? तो इस तरह से इसमें आपको राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। यमक जुड़वणारे मतलब राइमिंग, कोसा का राइमिंग वर्ड आपको देखना है। सोमत में सुगरणीला तिच्या बाळाची काळजी असते। इस परिंदे को अपने बच्चे की फिक्र होती है। हे कवितेच्या आधारे तुमच्या शब्दातले अपने ज़बान में बयान करो नज़म की मदद से। सेकंड क्वेश्चन, सुगरणीला तिच्या पिल्लांची काळजी वाटते, उसको अपने बच्चों की फ़िक्र होती है। तशी तुमच्या आईलाही असते, तुम्हारी अम्मी को भी आपकी फ़िक्र होती है। या आप मिसाल देकर हमें समझाओ। उदाहरण मिसाल देकर एक पैराग्राफ इस पे लिखना है आपको। तुले दिरेले देवानं 2 हात 10 बोट, ही ओळ काय सुचवते। ये लाइन से हमें क्या सीखने मिलता है, ये हमें अपने ज़बान में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, और ये काम ये है कि इसका जो स्वाध्याय है ना, कृति, पहला फरक स्पष्ट करा, दूसरा आकृत्या पूर्ण करा, तीसरा पिल्लं उत्तर येईल असा प्रश्न, चौथा कवितेतील यमक, सोमत के ये जो क्वेश्चन है ट्राई करो अपने ओन से लिखने के लिए, ट्राई करो, बोल रहा भले गलत हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये कृति पूरी आप सॉल्व करके ना एक बुक में सॉल्व करो। मराठी के लिए एक बुक बनाओ, मैंने शायद पहले भी बोला हो आपको। एक फेयर बुक बना के इसमें उस नोटबुक में ये कृति लिखो, और सिर्फ टेक्सचुअली पूरा, और मोबाइल से फ़ोटो लेकर, जो ऑफिस का नंबर है आपका जिससे आपको लिंक आती है ना लेक्चर की, उस पर आप इसका फ़ोटो भेजो।
तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप ये करोगे। जो नहीं करेगा उसको घर पे कॉल आएगा, उसके पेरेंट्स से मैं बात करूँगा। तो ये छोटा सा होमवर्क दिया हूँ मैंने, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप ये होमवर्क आप कर लोगे, और ये उम्मीद करता हूँ कि नज़म आपको बहुत अच्छे से समझी है। नहीं समझी है तो एक दो बार रिवाइंड करके देखो, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी हमारी एक नए सबक के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, अपने घर वालों का ध्यान दीजिए, अपने माँ बाप की बातों को मानिए, अपने से बड़ों की इज़्ज़त कीजिए, उन्हें पलटाकर मत बोलिए। और जो आज हमने नज़म से सीखा, कभी भी हिम्मत मत हारिए, ओके। कहते ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अल्लाह ताला हमारी मदद करता है कि जब हम हिम्मत रखते हैं। तो सबके लिए दुआ कीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, एक बात बताना मैं भूल गया कि इस लेक्चर के बाद में मैंने एक छोटा सा वीडियो ऐड किया हूँ इस परिंदे को लेकर। तो थोड़ा सा आप वो वीडियो देख लो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा और क्लेरिफाई हो जाएगी बहुत सारी चीज़ें। ओके, अल्लाह हाफिज़।